Hello, friends. Welcome back. And I am Mohit Bansal. You know very well me. And आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल. ठीक है. तो प्रोजेक्टाइल के अंदर जब हम कोलिजन वाले सवाल करते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनके पीछे बेसिक थ्योरी क्या होती है कि हाउ टू सॉल्व देम, हाउ टू सॉल्व. सो आज के इस लेक्चर में वो सब कुछ क्लियर होने वाला है आपको. घबराने की कोई बात नहीं है. लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट करते हैं भैया. स्टार्ट. तो बेसिकली कोलिजन वाले जो कोलिजन क्या होता है ना, उसमें मैं आपको दो कंडीशन लिखाऊंगा उसमें. ठीक है. तो टॉपिक है हमारा कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल. कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल. ठीक है. प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कोलिजन करेंगे. ठीक है. टक्कर करने वाले हैं आज भाई. ठीक है. आज भिड़ंत होने वाली है कॉल. तो तो सबसे पहले आता है कि कोलिजन किससे होगी. कोलिजन किससे होगी. तो कोलिजन होगी भैया हमारी दीवार से, किसी भी फिक्स्ड सरफेस से. ठीक है. जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब हमारी फिक्स्ड सरफेस से कोलिजन नहीं होगी. कोलिजन हमारी होगी मूवेबल सरफेस से. ठीक है. लेकिन अब हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद प्रोजेक्टाइल में मूवेबल सरफेस से सवाल बना सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पर हम क्या है, फिक्स्ड सरफेस के कोलिजन के सवाल करेंगे. ठीक है. तो ये बात आप ध्यान रखेंगे. ध्यान के ये तो सवाल में दिया होगा है ना. तो कोलिजन या तो हमारी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से होगी. ठीक है. या फिर कोलिजन वर्टिकल सरफेस से होगी. कोलिजन बोलते टक्कर. एक प्रोजेक्टाइल को मैंने दीवार की तरफ फेंक दिया, दीवार से टकरा के कहीं और जाके गिर गया, तो बताओ कहाँ पे जाके गिरा. तो ऐसा कुछ सवाल पूछ सकते हैं. या फिर एक इंक्लाइन प्लेन से कोलिजन हो सकती है. ठीक है. इन सब चीजों में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सपोज बॉल ऐसे टकराई. ठीक है. तो फिर ऐसे जा सकती है. ठीक है. टकराने के बाद ऐसे चली गई. ठीक है. ऐसे टकराई, फिर ऐसे चली गई. ठीक है ना. ठीक है. ऐसे टकराई, बॉल जो है ऐसे टकराई और ऐसे चली गई. तो कोलिजन में क्या है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि फर्स्ट चीज बताता हूं कि यदि सरफेस स्मूथ हो, इफ सरफेस इज स्मूथ. स्मूथ बोले तो चिकनी है भाई. सरफेस बहुत चिकनी है, मिरर की माफिक चिकनी है. देन इफ सरफेस इज स्मूथ देन कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस विल नॉट चेंज. बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो अभी समझा दूंगा. ठीक है. मैंने बोला कि यदि आपकी सरफेस स्मूथ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यदि जीरो है, म्यू की वैल्यू यदि जीरो है, सपोज इस केस में यदि म्यू की वैल्यू जीरो है, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा कि बॉल आई ऐसे. ठीक है. तो देखो, इसको भी थोड़ा भी साइड में रखते हैं. पहले मैं एक चीज बताता हूं. बॉल टकराने वाली है सरफेस से ऐसे, तो आप कोलिजन के हर सवाल में क्या करोगे, in every each question of collision what will you do, you do just component of velocity
पैरेलल टू सरफेस और परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो क्या करना है, ये जो वेलोसिटी है इसके आपको दो कंपोनेंट करने हैं। एक कंपोनेंट होगा सरफेस के पैरेलल और दूसरा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, कोलिजन के हर सवाल में आपको करना है कि सरफेस के पैरेलल इस वेक्टर का सरफेस के पैरेलल एक कंपोनेंट करो। अच्छा, सरफेस के पैरेलल एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये काम तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, ठीक है, ऐसे ही यहां पे करो। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये वाला, इसके दो कंपोनेंट करो, एक सरफेस के पैरेलल, पैरेलल तो ये हो जाएगा, तो सरफेस एरिया, और सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट तो ये होगा और सरफेस के परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, और सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, ये वाला हो जाएगा पैरेलल, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट है इसके दो कंपोनेंट, ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट करो, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। तो पैरेलल कंपोनेंट तो ये हो जाएगा जो कि दो की सरफेस एरिया, इसके पैरेलल एक कंपोनेंट किया, दूसरा एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक, ये पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कोलिजन के हर सवाल में आपको ये सबसे पहले ये काम तो करना ही है। ठीक है, अब मैंने एक कंडीशन लिखी है कि इफ सरफेस इज स्मूथ, यदि सरफेस आपकी स्मूथ है, देन कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस विल नॉट चेंज। अच्छा, कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है, बॉल आई थी हमारी ऐसे, ठीक है, कि ये आपने दो कंपोनेंट, एक पैरेलल और एक वर्टिकल, है ना, ये है वर्टिकल और ये है पैरेलल, और ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या हो रहा है, अब आपको क्या करना है कि टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद यदि सरफेस स्मूथ है तो जो पैरेलल जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होने वाला टकराने के बाद। टकराने के बाद जैसे सपोज बॉल हमारी ये है, तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो सेम ही रहेगा, वो क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, और सपोज, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, टकराने के बाद जो पैरेलल कंपोनेंट है वो जितना एक्स था बाद में भी एक्स रहेगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड था उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, जिधर वेलोसिटी है उधर ही वेलोसिटी रहेगी टकराने के बाद। कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। इधर आओ भाई, इधर पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है, पैरेलल कंपोनेंट हमारा ये वाला है। अब ये जो पैरेलल कंपोनेंट है टकराने के बाद चेंज नहीं होने वाला, तो टकराने के बाद चेंज कैसे नहीं होगा, टकराने के बाद चेंज ऐसे नहीं होगा। ये पैरेलल कंपोनेंट, ये जो है बॉल टकराई, बॉल ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो ऐसे चली गई ना, तो ये जो कंपोनेंट है इसका जो वेलोसिटी हमारी टकराने के बाद हमको ये वाली मिली, बॉल ऐसे टकराई फिर इसकी वेलोसिटी ऐसे आ गई टकराने के बाद, तो टकराने के बाद जब वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा सरफेस के वो क्या होगा, ये वाला होगा, और ये जो कंपोनेंट होगा वो टकराने से पहले वाली जो वेलोसिटी है उसके पैरेलल कंपोनेंट के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, मैंने कुछ नहीं बताया कि यदि सरफेस स्मूथ है ना तो जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट होंगे वो कभी चेंज नहीं होंगे टकराने के पहले और टकराने के बाद। टकराने के पहले पैरेलल कंपोनेंट सरफेस का यही था, तो टकराने के बाद यदि सरफेस स्मूथ है तो पैरेलल कंपोनेंट सेम रहेंगे। ऐसे इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट क्या है, पैरेलल कंपोनेंट हमारा ये है, तो टकराने के बाद भी पैरेलल कंपोनेंट हमारा यही रहने वाला है बॉल का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज की, इफ collision is elastic, समझ रहे हो, कोलिजन इज इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू यदि 1 है, ये होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इफ कोलिजन इज इलास्टिक देन
परपेंडिकुलर कंपोनेंट जस्ट रिवर्सेस। ठीक है, यदि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब ई की वैल्यू यदि 1 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा ना, बस ये होगा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना वो केवल रिवर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड जो होगा वो उसकी हम बात करते हैं। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम होगा यदि ई की वैल्यू 1 है। यदि ई की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 से लेके 0 तक होती है भाई, बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अब मैं सेकंड पॉइंट यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, इफ E is not equal to 1, then velocity perpendicular just after collision will be velocity perpendicular E times velocity perpendicular before collision। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक तो है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको बस मेरे दोस्तों ये करना है कि जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ना वो आपको केवल रिवर्स कर देना है। ठीक है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड x है, x बोले तो 2 यूनिट है, तो आपको क्या करना है, टकराने के बाद 2 यूनिट केवल रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है रिवर्स हो जाएगा इन केस ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला है, तो टक्कर के बाद परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा केवल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, केवल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा यदि ई की वैल्यू 1 है। ठीक है, इधर आओ भाई, इधर टक्कर हुई है, तो यदि सरफेस स्मूथ है तो पैरेलल जो वेक्टर है वो सेम रहेगा। मैंने बोला यदि सरफेस स्मूथ है तो कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस विल नॉट चेंज। यदि सरफेस म्यू की वैल्यू 0 है तो पैरेलल कंपोनेंट जो है वो सेम रहेगा, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, पहले ये थी, अब बाद में टकराने के बाद जस्ट रिवर्स हो जाएगी ना। और मैग्नीट्यूड जो होगा यदि ई की वैल्यू 1 है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और यदि ई की वैल्यू 1 नहीं है, सपोज कुछ और है जैसे 0.5 है, तो आपकी जो वेलोसिटी कोलिजन के बाद जो होगी वो होगी आपकी ई टाइम्स बिफोर कोलिजन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ई फोर बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब इधर आओ, सपोज म्यू की वैल्यू 0 है, म्यू की वैल्यू 0 है तो पैरेलल जो वेक्टर है कंपोनेंट वो तो आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, बट 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 ई की वैल्यू यदि 1 है, ई की वैल्यू 1 है तो परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो आपका केवल रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यदि ई की वैल्यू 1 है तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा इसका, पहले जितना कोलिजन के पहले था उतना ही कोलिजन के बाद रहेगा। यदि ई की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और है तो आपकी जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी वो आपकी ई टाइम्स वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होगी, परपेंडिकुलर वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। तो ठीक है, इसका मोशन क्या होगा, इसका मोशन होगा कि बॉल ऐसे टकराई, ठीक है, और टकराने के बाद ऐसे चली गई। ठीक है, ऐसे गई और ऐसे चली गई। ठीक है, ऐसे बॉल टकराई और टकराने के बाद ऐसे चली गई। ठीक है, ऐसे गई ऐसे चली गई, बॉल टकराई ऐसे और फिर ऐसे चली गई। ठीक है, बॉल ऐसे टकराई, अब देखो आफ्टर कोलिजन इनका रिजल्टेंट निकाल लो, तो बॉल टकराने के बाद फिर ऐसे चल जाएगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट दो कंडीशन है, सरफेस स्मूथ है तो पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, और इलास्टिक है तो जो कंपोनेंट है वर्टिकल वो परपेंडिकुलर वो केवल रिवर्स हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी उसका सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं जो है सवालों की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको लगे दगे,
लगता है जैसे सपोज एक बॉल है जिसको h हाइट से नीचे गिरा है, h हाइट से नीचे फेंक दिया गया है, तो यदि e की वैल्यू 1 है, इस सरफेस का जो e है वो 1 है, तो फेंकने के बाद बॉल टकराएगी, वापस उछलेगी, वापस जाएगी, तो सेम हाइट तक पहुंच जाएगी यदि e की वैल्यू 1 है। ठीक है, सपोज e की वैल्यू लेस देन 1 है, तब क्या होगा, यदि h हाइट से फेंका तो बॉल टकराएगी, टकराने के बाद जाएगी लेकिन कम हाइट तक जाएगी, h जो है h डैश लेस देन h होगा। यहाँ पर जो यदि e की वैल्यू लेस देन 1 होगी ना, तो टकराने के बाद वो सेम हाइट तक अचीव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी वो e टाइम्स वेलोसिटी बिफोर कोलिजन हो जाएगी, और e की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो वेलोसिटी रिवर्स तो होगी लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो कम हो जाएगा, इसलिए जो है हाइट जो है पहली जितनी हाइट तक नहीं जा पाएगा। अब मैं सवालों की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, ये तो बस इन्फॉर्मेशन थी, है ना, बात आपको अच्छे समझ में आ रही है। ठीक है, आपको कोलिजन में क्या करना है, देखो कोलिजन में जस्ट आपको करना ये है कि आपको सरफेस के पैरेलल और सरफेस के परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट करने हैं। यदि सरफेस स्मूथ है तो सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और यदि आपसे बोला है कि सरफेस जो है परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब e की वैल्यू 1 है, तो जस्ट आपको परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो आपको रिवर्स कर देना है, और मैग्नीट्यूड होगा ना वो e टाइम्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन हो जाएगा। यदि e की वैल्यू 1 है तो वो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, एक क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैग्नीट्यूड कितना लूँ मैं आपको, ठीक है, 45 डिग्री की एंगल से 30√2 की स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल किया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है 45 डिग्री एंगल से, तो टकराएगा भी 45 डिग्री एंगल पे ही, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और स्पीड भी इसकी कितनी होगी, 30√2 होगी, जितने से फेंका उतने से ही जमीन पर टकराएगा। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद दोबारा वापस ऐसे जाएगा वही सेम स्पीड से 30√2 से 45 डिग्री एंगल पे। इन केस सरफेस स्मूथ है और इलास्टिक कोलिजन है, मैं लिख देता हूं स्मूथ सरफेस एंड इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कोलिजन इलास्टिक है तो जो वेलोसिटी है वही दोबारा रिवर्स हो जाएगी परपेंडिकुलर वाली, और जो स्मूथ सरफेस है तो जो सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे टक्कर होती है, ऐसे टक्कर होती है। ठीक है, ये मैंने आपको फालतू में बता दिया भाई, ये तो मेरा सवाल था ये तो यार, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, 30√2 की स्पीड से गेंद को 45 डिग्री एंगल पर फेंका जाता है, तो ऐसे वो 3 बार टप्पा खा जाती है भाई, 1 2 3। तो आपको बताना है कि तीसरा टप्पा कितनी देर बाद खाएगा। फाइंड टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड थर्ड टाइम। पहला टप्पा यहाँ खाया, दूसरा टप्पा यहाँ खाया, तीसरा टप्पा यहाँ खाया, तो आपको बताना है कि तीसरा टप्पा कितनी देर बाद खाएगी और कहाँ खाएगी। एंड फाइंड टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड थर्ड टाइम एंड पोजीशन, एंड पोजीशन भी बता दो भाई, कहाँ पे टप्पा खाएगी। सॉल्यूशन, अच्छा ये बताओ, अब ये तो हमें पता चल गया कि सवाल जो है ना कोलिजन का है। ठीक है, सवाल जो है कोलिजन का है। अब मैं क्या करने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे को पता चल रहा है ना कि यहां से यहां तक एक जो है ना प्रोजेक्टाइल अपना यहां से यहां तक ग्राउंड टू ग्राउंड जा रहा है, तो यहां से यहां तक टाइम जो लग रहा है ना वो लग रहा है 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी, तो 2 इंटू यू परपेंडिकुलर है 30
√2 इंटू साइन 45 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30, 1/√2 1/√2 खत्म, 10, 6 सेकेंड लग रहे हैं भाई, यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां पहुंचने में 6 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कोलिजन के बाद ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो 30√2 होगी। ठीक है, और जो एंगल होगा वो 45 ही होगा। ठीक है, अब एंगल 45 होगा, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो टकराने से पहले वो क्या होगी, 30 होगी, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो भी 30 होगी। 30 cos 45, 30√2 cos 45, 30√2 sin 45, तो 30, तो ये जो वेलोसिटी है वो 30 आ जाएगी, और वर्टिकल भी जो है वो 30 आ जाएगी। ठीक है, अब सरफेस स्मूथ है, सरफेस यदि स्मूथ है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होने वाला है, ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, पैरेलल जो कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। अच्छा, सेम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है, अब मैं जस्ट टकराने के बाद वाली पोजीशन बता रहा हूँ ना। ठीक है, और जो ये वाला जो कंपोनेंट है यदि वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 30 ऊपर की तरफ हो जाएगी, और ई की वैल्यू 1 है तो 30 टाइम्स ई हो जाएगा, और ई 1 हो गया, तो मतलब नेट जो वेलोसिटी है वो ऐसे आ जाएगी, तो 30 और 30 का 30√2 आ जाएगा, एंगल 45 आ जाएगा, मतलब वो पहले जैसी पोजीशन आ जाएगी, जितने से फेंका उतने से ही वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि ये क्या, 3 प्रोजेक्टाइल हो गए, ऐसे सेम प्रोजेक्टाइल हो गए तीनों। यदि है ना ई की वैल्यू में हाफ कर देता, ठीक है, चलो बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 सेकेंड लगेंगे, क्यों, क्योंकि सेम स्पीड है और सेम एंगल आ रहा है, तो 6 सेकेंड यहाँ, 6 सेकेंड यहाँ, 6 सेकेंड यहाँ, तो टोटल टाइम लग गया 18 सेकेंड। ठीक है, और ये बताओ 18 सेकेंड तक वो हॉरिजॉन्टल में कितना चल जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा 30 ही है, 30, 30 से आगे बढ़ेगा ये प्रोजेक्टाइल जो है, हमेशा 30 से आगे बढ़ने वाला है भाई। 30 से आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो होगा वो हो जाएगा 30 इंटू 18, 540 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा, थर्ड थर्ड जो टप्पा खाएगा ना वो 540 मीटर दूरी पर जाके खाएगा। ठीक है, यदि सरफेस स्मूथ है और लास्टिक कोलिजन है। हाँ, अब मैं क्या बोलने वाला था, सपोज मैंने ई की वैल्यू हाफ कर दी, ई की वैल्यू हाफ कर दी और सरफेस स्मूथ है, तो क्या होगा ना, ई की वैल्यू हाफ कर दी और सरफेस स्मूथ है, तो क्या होगा कि पैरेलल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सरफेस स्मूथ है, और ई की वैल्यू हाफ करने से ये जो 30 है ना कोलिजन से पहले, वो रिवर्स तो होगा, लेकिन रिवर्स होने के बाद ई टाइम्स हो जाएगा, और ई की वैल्यू कितनी है, 15, सॉरी हाफ, तो ये 15 की स्पीड हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, 15/10 मतलब 1.5 सेकेंड, और वापस नीचे आने में 1.5 सेकेंड, मतलब इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम वो 3 सेकेंड हो जाएगा, मतलब यहां से यहां जाने में फिर वो 3 सेकेंड का टाइम लेगा। ठीक है, और पहले जो है वो यहां से यहां जाने में 6 सेकेंड का टाइम ले रहा था, लेकिन इस वाले में क्या होगा कि वो 3 सेकेंड का टाइम लेगा। सपोज यहाँ पर भी ई की वैल्यू यदि हाफ कर दी, तो टकराने के बाद, टकराने से पहले टकराएगा तो 15 से ही, वापस जो 15 से टकराएगा तो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगा तो 15 से नीचे आएगा, और यदि ए की वैल्यू हाफ है तो टकरा कोलिजन के बाद इसकी स्पीड जो है 7.5 हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल में तो 30 ही रहने वाली है क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाने में टाइम लगेगा 7.5 अपॉन जी, जी की वैल्यू 10 है, तो 0.75 जो ऊपर जाने में लगेगा और 0.75 नीचे जाने में लगेगा, मतलब 1.5 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेकेंड का टाइम लगेगा यदि ई की वैल्यू में हाफ करता जाऊंगा तो। ठीक है,
तो 6 प्लस 3 9 प्लस 1.5 10.5 सेकंड का टाइम लगेगा, और 10.5 सेकंड में वो कितना आगे बढ़ जाएगा, 10.5 सेकंड में वो 30 की स्पीड से आगे बढ़ते हुए जाएगा। तो इस टाइम वो 300.5 मीटर जो है वो वाली डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यदि ये ना सरफेस है ना परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगी, सोचो भी यदि इलास्टिक है तो 540 मीटर दूरी पर जा रहा था, और इलास्टिक नहीं है तो 300 मीटर की डिस्टेंस पर ही रह जा रहा है। तो इलास्टिसिटी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। अभी मेरे को इसमें तीन क्वेश्चन और कराने हैं आपको, 3 क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, उससे पहले एक और क्वेश्चन। ये क्या है, एच हैट की एक सीडी है। ठीक है, टाइम टू रीच टू, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री एंगल पर 40√3 की स्पीड से। ठीक है, ये कुछ सीढ़ियां बनी हुई है, ऐसे सीढ़ियां। ठीक है, ऐसे कुछ सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, ये जो सीढ़ी है वो टोटल एच हाइट की है ना। अब इन सीढ़ियों की खासियत क्या है कि जब बॉल टप्पा खाती है पहला, वो यहाँ से 53 डिग्री एंगल पर टप्पा खाती है। ठीक है, और टप्पा खाने के बाद वापस दूसरी सीढ़ी पर टप्पा खाती है 37 डिग्री पे। फिर तीसरी जो सीढ़ी है वो क्या है, फिर तीसरी सीढ़ी से टप्पा खाने के बाद बॉल जो है ना वो सीधी हो जाती है, सीधी हॉरिजॉन्टल जो है वो सीधी ऐसे सीधी सीधी जाने लग जाती है, मतलब। ठीक है, ऐसे बॉल जो है ना वो सीधी जाने लग जाती है ऐसे। ठीक है, तो आपको जो है सीढ़ी की हाइट बतानी है। ठीक है, तो शायद आप कर पाए इसको। ठीक है, यदि पिछला सवाल अच्छे से समझ लिया होगा तो ये वाला सवाल अच्छे से कर दोगे। हो सकता है पिछला सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो फिर भी ये ना हो पाए, तो कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं अभी। सीखते हुए हम गलती करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखने के बाद गलती करेंगे तो गलती है। ठीक है, सीखते हुए गलती करो, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, एक बार गलत ना, लेकिन सीखने के बाद गलती करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन तो कैसे समझाऊं मैं इसको आपको।
इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ऐसे समझो, टक्कर का सवाल है, ठीक है। तो भाई सीढ़ियाँ बनाओ पहले आप। अच्छा सीढ़ी मत बनाओ आप, है ना, इसको वर्टिकल मोशन को ही ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे हम, ठीक है। बॉल को ऊपर फेंका कितने से, कंपोनेंट करो इसके भाई। साइन 30 कितना होता है, साइन 60, तो 40√3 इंटू साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, मतलब 60। तो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया 60 से, और हॉरिजॉन्टल में कितने से प्रोजेक्ट किया, 20√3 से, ठीक है। प्लस इसको दो पार्ट में तोड़ना है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंची। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद इसको सीढ़ी मिली पहली वाली, ठीक है, पहली वाली सीढ़ी मिली। फिर टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद जो है बॉल वापस ऊपर गई, वापस ऊपर गई, वापस ऊपर गई, फिर दूसरी वाली सीढ़ी मिली, ठीक है, ये वाली सीढ़ी मिलने के बाद यहाँ से टप्पा खाया, टप्पा खाया, फिर बॉल जो है ऐसे सीधी जो है मैक्स ऐसे सीधी जो है ऐसे सीधी चली जाती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो सीढ़ी की हाइट है वो क्या है ना, और जो है यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो पहले मेरे को है ना ये बता दो, सीढ़ी की हाइट तो वही हो जाएगी ना जहां पर बॉल की मैक्सिमम हाइट है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जो है बॉल के पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 20√3, ठीक है। और यदि यदि मैक्सिमम हाइट पर सीढ़ी नहीं होती, ठीक है, तो क्या होता है ना, इसके पास कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होती, तो टकराने के बाद ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी मिलती। इसका मतलब ये है ना, लेकिन टकराने के ये टकरा नहीं रही, वो सीधी जो है जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो सीढ़ी है वो मैक्सिमम हाइट पर है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती, ठीक है। सीधी मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। यदि यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी होती ना तो फिर डायरेक्ट सीधा नहीं जाती। इसका मतलब कि जो है ना सीढ़ी मैक्सिमम हाइट पर है, और मैक्सिमम हाइट जो है वो उसकी हाइट जो है, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मेरे को ऐसे ही पता चल रहा है, एच हो जाएगा u/2/2g। तो u कितना है, 60 × 60/2 × 10, तो ये कितना जाएगा, 180 मीटर, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, ये तो कोई लल्लू सवाल था, ये वाला थोड़ा अच्छा सवाल है। तो मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बताने वाले हो कि ये जो वेलोसिटी है वो तो हमेशा 20√3 रहने वाली है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये वाला एंगल 53 है, तो मतलब ये वाला एंगल भी 53 है, ठीक। ये वाला एंगल 53 है, ये वाली वेलोसिटी हमेशा 20√3 रहने वाली है, ठीक है, ठीक है, 20√3 रहने वाली है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है हमेशा 20√3 रहने वाली है। तो इसका मतलब, और ये वाला एंगल मेरे को 53 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल 53 हो जाएगा। तो यहां से मैं वर्टिकल वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, तो यहां से बी वाई निकालो ना, डायरेक्ट कितना रहा है, बी वाई जो है 1053 जो है वो क्या हो जाएगा, बी वाई अपॉन 20√3। 1053 होता है 4/3 इज इक्वल टू बी वाई अपॉन 20√3। तो यहाँ से बी वाई की वैल्यू क्या आ गई, बी वाई की वैल्यू आ गई 80/√3, ठीक है। ये फर्स्ट वाली वेलोसिटी आ गई बी वाई। सेकंड वाली वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, सेकंड वाली जो वेलोसिटी होगी b/2, ये वाला एंगल क्या होगा 37, तो 1037 लगा दो भाई, 1037 जो है b/2 डिवाइडेड बाय 20√3, ये होता है 3/4 इज इक्वल टू b/2 टू 20√3। तो यहाँ से b/2 की वैल्यू क्या आ गई, 20×3 = 60, 60√3/4, 20×3 = 60 √3/4 यानी
15√3, ठीक है। 15√3 जो है ये 15√3 आ गया। टकराने के बाद क्या होगा, अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये जो बी बाई है, बी बाई कितना आया 80√3। टकराने के बाद ये जो है जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और 20√3 तो 20√3 से जाता रहेगा। तो मेरे को पता चला कि ये जो वेलोसिटी है वो कितनी है 80/√3 है, ठीक है। टकराने के बाद क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है जस्ट अपोजिट हो जाएगी 80/√3 से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो टकराया वो कितने से टकराया, नेक्स्ट टाइम टकराया 15√3 से। और टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये 15√3 जस्ट रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। यहां पर जो वेलोसिटी है वो 0 है। यहां पर जो बी बाई है वो 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। अब ये बताओ, अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। यहां से यहां तक बी, अच्छा 60 की स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लगेगा 6 सेकेंड। यहां से यहां तक जाने में 6 सेकेंड का टाइम लगेगा। क्यों, बी वाई इज इक्वल टू यू बाई प्लस एटी लगा रहा हूँ। बी वाई जो है फाइनल 0 करना है, यू बाई की वैल्यू 60 है, प्लस -10 इंटू टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई 6 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम लगा 6 सेकेंड, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा है t1 6 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लग रहा है। फिर दोबारा बी वाई इज इक्वल टू यू बाई प्लस एटी लगाओ, तो बी वाई की वैल्यू कितनी है 80/√3 माइनस का, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव मारना हो, ठीक है। इज इक्वल टू यू बाई कितना है, यू बाई जो है 0 है शुरू में। मैं यहाँ से यहाँ तक जो है बी बाई और यू बाई प्लस एटी लगा रहा हूँ, तो उस समय फाइनल वेलोसिटी 80/√3 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, प्लस एक्सेलरेशन -10 इंटू t2, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/√3, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में 8/√3 टाइम लग रहा है, तो वापस यहां से यहां जाने में भी 8/√3 टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में 8/√3 टाइम लगेगा। और यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहां से यहां जाने में 8/√3 टाइम लगेगा, इसका मतलब यहां से वापस यहां जाने में 8/√3 टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया। अब यहां से वापस यहां आने में, यहां से मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से यहां वापस आने में कितना टाइम लगेगा, दोबारा बी वाई बराबर यू वाई प्लस एटी लगाओ। बी वाई की वैल्यू कितनी है इस वक्त, बी वाई की वैल्यू हो जाएगी 15√3, ठीक है। तो अब मैं नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ भाई, सब कुछ नीचे है तो नीचे की डायरेक्शन ही पॉजिटिव मान लो ना। 0 + 10t, तो t की वैल्यू कितनी लग रही है, t3 की वैल्यू आ जाएगी 1.5√3, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है 1.5√3, तो वापस यहाँ से यहाँ जाने में भी 1.5√3 टाइम लगेगा, ठीक है। अब सबको ऐड कर दो भाई, इतना सब कुछ हिसाब किताब लगा लिया। अब मैं ऐड यहाँ पे करूंगा, ऐड जो है ना यहाँ करूंगा। अब टोटल टाइम जो है, अब बताओ भाई, यहाँ से यहाँ पर जाने में तो 6 सेकंड लग रहे थे भाई, प्लस यहाँ से यहाँ आने में मेरे को लग रहे थे 8/√3 टाइम लग रहा था, प्लस यहाँ से वापस यहाँ जाने में मेरे को 8/√3 टाइम लग रहा था, इसका दुगना कर दूंगा, प्लस यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को टाइम लग रहा था 1.5√3, और वापस यहाँ से यहाँ जाने में भी मेरे को इतना ही टाइम लग रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ हिसाब लगा लिया भाई हमने, ठीक है। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो मेन काम हमारा ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो मोशन में डिवाइड कर लेंगे, परपेंडिकुलर को रिवर्स कर देंगे, हॉरिजॉन्टल को जो है सेम ही रखना है, और फिर अलग अलग हिसाब किताब लगा लेंगे। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, मैंने आपको जो समझाई है, बताना अच्छे से समझ में आई है नहीं आई।
ठीक है, फिर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये सब समझ में आ तो रहा है ना भाई, क्या खिचड़ी चल रही है? अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं ना, ये वाला। ये क्वेश्चन 3 है, 4 था हमारे, 4 थर्ड था, 4th। तो 4th क्वेश्चन में है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री पे 25 मीटर पर सेकंड से, वो दीवार पर टकराती है 10 मीटर की दूरी पर, और वापस दीवार से टकरा के यहाँ गिर जाती है। आपको बताना है कि ये हाइट कितनी है। फाइंड एच वेयर बॉल हिट दी वॉल। दीवार को कहाँ टकराती है, फर्स्ट पार्ट आपको ये बताना है। सेकंड ये बताना है कि दीवार से कितनी दूर गिरती है, डिस्टेंस फ्रॉम बॉल वेयर बॉल फॉल्स। ठीक है, आपको डिस्टेंस बतानी है कहाँ से, दीवार से, जहां पर डिस्टेंस फ्रॉम बॉल, डिस्टेंस फ्रॉम बॉल वेयर बॉल फॉल्स। ठीक है, जहां से बॉल गिरती है ना दीवार से कितनी दूरी पर, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है कितनी है, ये एक्स, ये आपको बताना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारा ये बोलता है कि मेरे भाइयों, कोलिजन हो रहा है तो दो कंपोनेंट कर लो। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हमारा क्या है, एक कंपोनेंट हमारा है 25 cos 37, 25 × 4/5, 25 और एक कंपोनेंट हमारा है 25 × 3/5, 5×25 15। ठीक है, और सरफेस यदि स्मूथ है और इलास्टिक है, तो सरफेस स्मूथ है, पहली टक्कर हुई, पहली क्या एक ही टक्कर हो रही है भाई, तो पहली टक्कर जब हुई, पहली टक्कर जब हुई तब ये 20 तो हमेशा ये तो हमेशा 20 रहने वाला है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 ही रहती है। टक्कर हुई तब परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी 20 थी, और ये वाली वेलोसिटी निकालो ना कितनी है, तो सिंपल है यार, मतलब 20 की स्पीड से उसको 10 मीटर चलना है। ठीक है, तो 20 की स्पीड से उसको 10 मीटर चलना है, टी टाइम में उसको 10 मीटर चलना है 20 की स्पीड से, तो टी की वैल्यू 0.5 सेकंड आ जाएगी, मतलब 0.5 सेकंड बाद जो है बॉल दीवार के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, उस वक्त जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई, वो हमारी होगी यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई कितना है 15 माइनस 10 इंटू 0.5,
10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो वाली वेलोसिटी वो 10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली हाइट पता चल जाएगी फिर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, h इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई लिख देता हूँ ना। तो यू बाई कितना है 15, टाइम कितना लग रहा है आधा सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस 10 है, टी कितना है हाफ, तो 7.5 माइनस माइनस 5/4, तो 7.5 माइनस 1.25, 7.5 में से 1.25 गया जब 6.25 मीटर, 6.25 मीटर की हाइट है भाई ये, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या है? मैं निकाल रहा हूँ कि 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 20 की स्पीड से चलना है तो कितना टाइम लगेगा, आधा सेकंड। तो बॉल है आधे सेकंड में दीवार के पास पहुंच जाएगी, आधे सेकंड में दीवार पे पहुंचने के बाद फिर उसका मैं वर्टिकल जो है वर्टिकल जो मोशन है उसका अलग से स्टडी करूंगा, ठीक है। उसका स्टडी करके मैंने ये बी वाई वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। ये जो बी वाई वेलोसिटी निकाली इसके बाद और फिर मैं जो है हाइट निकाल लूंगा सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। तो अब टक्कर होने के बाद क्या होगा, टक्कर होने के बाद क्या होगा कि जो 20 है वो रिवर्स हो जाएगा और जो 10 है सरफेस स्मूथ है तो 10 का 10 रहेगा, ठीक है। फिर ये वापस ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हिसाब लगा लो, डेल्टा वाई, ठीक है। अब ना आप इसको ऐसे समझो, हाँ, अब क्या हिसाब लगाना है भाई, क्या निकालना है, ये तो निकाल ही लिया, डिस्टेंस फ्रॉम बॉल, ठीक है। अच्छा हाँ, अब आप ये बताओ कि बॉल को वापस जमीन पर गिरने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो डेल्टा बाई जो है यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, बॉल जब जमीन पर गिरेगी तब क्या होगा, तब जो है डेल्टा वाई की वैल्यू जो वो जीरो हो जाएगा और यू वाई की वैल्यू कितनी है 15 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 15t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो एक तो t की वैल्यू जीरो आएगी और t की वैल्यू एक 3 सेकेंड आएगी, ठीक है। ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं, 15 मीटर की स्पीड है वर्टिकल, ऊपर जाने में टाइम लगेगा 15/10, 1.5 सेकेंड। तो जितना 1.5 सेकेंड ऊपर जाने में लगेगा 1.5 सेकेंड नीचे जाने में लगेगा, तो टोटल टाइम लगेगा 3 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड में हो क्या रहा है ना कि ये जो आगे बढ़ रहा है वो 20 की स्पीड से हमेशा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। टकराने के बाद वो 20 की स्पीड से पीछे बढ़ता हुआ जा रहा है ना। इसका मतलब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी ना उसकी हॉरिजॉन्टल में टोटल वो होगी 20 × 3, 60 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। मतलब ऐसे ऐसे गया और फिर ऐसे गया, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई ना वो 60 मीटर हो गई, जिसमें से 10 मीटर तो उसने यहाँ से दीवार तक जाने में ट्रेवल कर ली, तो वापस दीवार से जहां गिरेगा वहां 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। बात समझ में आ रही है? मैंने इसका एक फायदा उठाया कि हॉरिजॉन्टल में उसकी स्पीड तो हमेशा 20 ही रहने वाली है, मतलब 3 सेकंड है जो है वो वापस जमीन में आ जाता है 3 सेकंड के बाद, मतलब 60 मीटर जो है वो हॉरिजॉन्टल में टोटल चलने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 60 मीटर में 10 मीटर तो वो पहले ही चल चुका है, तो बाकी बचा 50 मीटर जो है वो दीवार से यहाँ तक चल लेगा, ठीक है। कोई मेरे को कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, सवाल आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने जैसे सॉल्व किया, कोई बड़ा बात तो लगा नहीं मेरे को इसमें ना, तो समझ में तो आ गया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम्म, ठीक है। भाई ये एक कुआं है, क्या है? ये एक कुआं है, 7 मीटर चौड़ा एक कुआं है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कुएं से एक गेंद है जिसको मैंने फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से, हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है। और कुएं की हाइट भी बता देता हूँ, आधा किलोमीटर की गहरा कुआं है, ठीक है। ये क्या है? कुआं, ठीक है। एक कुआं था 7 मीटर चौड़ा, जहां से, जिसके ऊपर से मैंने एक गेंद को फेंका, बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बॉल ऐसे जाएगी, हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, गेंद ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, नहीं सॉरी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, और गहरा बनाते हैं ना, ठीक है। फिर ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर सपोज ऐसे गिर गई जमीन पे, ठीक है, ऐसे गिर जाएगी, ठीक है। यहां से मान के चलो एक्स दूरी पर जाके गिरी, तो बताओ भी एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू बताओ कितना है, फाइंड एक्स। ठीक है। और 7 मीटर चौड़ा कुआं है ना, ये तो पता ही है, बताया था ना। 7 मीटर चौड़ा कुआं है, जहां से एक गेंद को फेंका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली। तो गेंद ऐसे जाएगी, ऐसे 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 जाएगी, और फाइनली ऐसे जाके गिर जाएगी। तो आपको बताना है कि वो कितनी दूर जाके गिरेगी, एक्स की वैल्यू बताना है, ठीक है। लगाओ भाई, हिसाब लगाओ, सॉल्यूशन लगा लिया कि नहीं लगाया? यदि पिछले 2-3 सवाल अच्छे से समझ लिए होंगे ना कॉन्सेप्ट, तो मेरे हिसाब से आप ये लगा दोगे, कोशिश करो लगा दोगे ना। वीडियो पॉज करो, पॉज करके जो है ना इसको लगाओ, और फिर जब मैं आंसर बताऊंगा ना तब मैच करना, ठीक है, ईमानदारी से मैच करना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये कहता है, सॉल्यूशन क्या कहता है कि यहाँ पे टक्कर हो रही है, ठीक है। ये कुआं था, ठीक है, कुएं में टक्कर हो रही है, ठीक है। दूसरा, टक्कर होने में खासियत ये है ना कि ये जो बॉल है, बॉल को सपोज मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक एक तो था उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हॉरिजॉन्टली, और एक वर्टिकल में उसके पास वेलोसिटी थी जो कि 0 थी, ठीक है। एक्सेलरेशन उसके पास 10 था, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 है, ठीक है। अब क्या होगा ना कि 10 की स्पीड से तो आगे जाता जाएगा, आगे जाएगा, और जो है ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ ऐसे बढ़, इसकी स्पीड बढ़ाती हो जाएगी। अब क्या होगा ना कि 10 जो है चेंज होने वाला नहीं है, तो उसने 10 की स्पीड से टक्कर करी, ठीक है। तो वापस जो है वो उसकी 10 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यदि सरफेस स्मूथ है, इलास्टिक है, सॉरी इलास्टिक है। स्मूथ एंड इलास्टिक हर सवाल में हम यही मान रहे हैं ना, स्मूथ एंड इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन मानना है ना। तो क्या होगा, 10 की स्पीड से दीवार से टकराया, तो वापस 10 की स्पीड से रिवर्स हो जाएगा, और जो वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होने वाली, जो
वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो सरफेस के स्मूथ है, वो चेंज नहीं होगी। वो क्यों चेंज नहीं होगी? वो इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि सरफेस स्मूथ है, और सरफेस स्मूथ होती है तो सरफेस के पैरेलल जो स्पीड होती है वो कभी चेंज नहीं होती। और इलास्टिक है तो टेन की जितना टेन था उतना टेन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे टक आया, ठीक है, टेन की स्पीड से टकराया तो टेन की स्पीड से वापस चला गया, वापस नीचे गया, टेन की स्पीड से टकराया, टेन की स्पीड से वापस चला गया, वापस टकराया, टेन की स्पीड से टकराया, टेन की स्पीड से चला गया, फिर फाइनली जाके वो यहाँ पे गिर गया। ये एक्स बताना था। अब इसमें खासियत ये है ना कि 10 से कितनी बार टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है, उसके लिए हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो जिम्मेदार है। ठीक है, वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है, ग्रेविटी और वर्टिकल वेलोसिटी जो कि जीरो थी, कोई बात नहीं, वो किसके लिए जिम्मेदार है? बॉल को नीचे ले जाने में। ठीक है, तो मतलब 500 मीटर की हाइट को आपको नीचे जाना है कुएं के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि कितना टाइम में आप पहुंच रहे हो। ठीक है, अब यदि बी बाई की वैल्यू जो है जीरो है, इनिशियली जो यू बाई है वो जीरो था, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। इसका मतलब ये जो बॉल है वो 10 सेकंड में है ना, 10 सेकंड में सीधा जमीन पे टकराने वाली है। 10 सेकंड का टाइम लग रहा है उसको जमीन पर पहुंचने में। ठीक है, और 10 सेकंड पहुंचने में टाइम लग रहा है, और 10 सेकंड में वो हॉरिजॉन्टल में 10 की स्पीड से चलती हुई जा रही है। ठीक है, ठीक है, यदि ये दीवार नहीं होती, मान के चलो यदि ये वाला पोर्शन नहीं होता तो क्या होता? ये बॉल ऐसे सीधा सीधा ऐसे 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 जाती, लेकिन क्या है, दीवार आ जाने से बार 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 ऐसे टकराने जा रही है, टकरा रही है। ठीक है, लेकिन जो बॉल है उसके पास हॉरिजॉन्टल में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, और 10 मीटर की पर सेकंड की जो स्पीड है वो बार बार ऐसे रिवर्स हो रही है, ऐसे रिवर्स हो रही है, रिवर्स हो रही है, रिवर्स हो रही है, रिवर्स हो रही है, लेकिन हमेशा है ना स्पीड 10 ही रहने वाली है। इसका मतलब 10 सेकंड में वो 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। डिस्टेंस जो होगी वो 10 इंटू 10, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में यहां से यहां तक उसने 7 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 7 मीटर। फिर वापस यहां से यहां जाने में उसने 7 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। फिर जब दोबारा टक्कर हुई तब 7 मीटर यहाँ कर ली, दोबारा टक्कर हुई तो 7 मीटर यहाँ कर ली। इसका मतलब, इसका मतलब 7 को डिवाइड करूंगा 100 में तो 14 बढ़ जाएगा, 14 सत्ते 98 मतलब 2, मतलब 14 बार टक्कर हो जाएगी ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो 14 बार तो वो 7 मीटर ऐसे चलता हुआ चल जाएगा। अब उसे 2 मीटर और चलना है। ठीक है, तो 2 मीटर ऐसे 2 मीटर और चल जाएगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ ऐसे तो 7 मीटर चलता हुआ चला जाएगा, 7 7 7 7 7 7, ऐसे 18 मीटर तो टोटल सात ऐसे कुएं पे टकरा टकरा के चल लिया। अब उसे केवल और केवल 2 मीटर और चलना था, क्योंकि 14 से 98 मीटर तो अपन चल चुके हैं, 2 मीटर और चलना था। 2 मीटर कैसे चलेगा? 2 मीटर यहाँ से टकराने के बाद 2 मीटर और चल जाएगा। अब जैसे ही 2 मीटर यहाँ जाएगा ना, तब तक बॉल जमीन पे पहुंच चुकी होगी, जमीन पर गिर जाएगी बॉल। जब यहाँ से टकराने के बाद उसे 2 मीटर और चलना था, तो 2 मीटर चलेगा ना, तब तक बॉल जमीन पर गिर जाएगी, फिर आगे चल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बात आपको अच्छी समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो दो कंपोनेंट में मैंने इसको तोड़ लिया और अलग अलग हिसाब लगा लिया। वर्टिकल में जो है हमेशा टाइम निकालते हैं हम,
हॉरिजॉन्टल में जो है वो कितना आगे जाता है, कितना आगे जाता जाएगा वो निकाल लेते हैं। काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। तो कोलिजन वाला पार्ट है ना मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर हम अगले लेक्चर में जो है इंक्लाइन वाला जो है पोर्शन शुरू करेंगे। तो बात आपको एकदम समझ में आ रही है ना? चलो बाय, सी यू, टाटा।